मुख्यमंत्री धामी ने सुनी प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात, कहा यह कार्यक्रम देश के लिए प्रेरणादायक, प्रभावशाली लोगों को देश भर से मिलती है कार्यक्रम के जरिए नई पहचान। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सीएम धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा धार्मिक और तीर्थ स्थलों को लेकर राजनीति सही नहीं, करोड़ों लोग प्रयागराज में आस्था के साथ पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के शिवालिक नगर में महिला ने फांसी लगाकर दी जान, मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम ने जुटाया साक्ष्य, आत्महत्या के कारण का नहीं चला पता। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर टला बड़ा हादसा, आईटीबीपी के जवानों को लेकर जा रहा वाहन बर्फ के चलते फिसला, बिजली पोल के चलते बची जान। नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने विपक्ष पर संगम राजनीति कर रहे विपक्षी दलों पर बोलते हुए कहा है कि महाकुंभ में कई करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। मैंने स्वयं जाकर वहां पर व्यवस्थाएं देखी हैं और जिस प्रकार की विपक्ष बातें कर रहा है, आस्था, सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाना चाहते हैं। सीएम धामी ने तेलंगाना सुरंग में फंसे 8 मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू की भी कामना की। साथ ही पीएम मोदी के मन की बात को देश के लिए बहुत प्रेरणादायक भी बताया है। प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात की एपिसोड है, पूरे देश दुनिया के अंदर चलने वाला इतना लंबा, इतनी सीरीज, इतने एक के बाद एक एपिसोड, 100 से ज्यादा मन की बात के कार्यक्रम देश के सामने आ चुके हैं और वो बहुत ही प्रेरणादायी देश के लिए है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश में ऐसे अनंत कर्मयोगी लगातार साधना में लगे हुए हैं, जिनको कोई देख नहीं पाता था, उन सभी को आगे लाने का काम किया है और मन की बात में लाकर पूरे देश दुनिया को उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, उनकी जो प्रतिभा है, उनका सम्मान हुआ है और हर एक को प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हमको मान्यता मिलेगी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से लोगों को, देशवासियों को प्रेरित करने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड के भी हमारे अनेक स्थल ऐसे हैं और अनेक ऐसे लोग जो समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन सभी को मन की बात में शामिल किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की ओर से भी धन्यवाद करता हूं। करोड़ों करोड़ लोगों ने वहाँ संगम में डुबकी लगाई है, आस्था के पथ पर लोग गए हैं और मैं भी स्वयं वहाँ मैंने जाकर देखा है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें वो लोग कर रहे हैं जो लोग कभी भी हमारे आस्थाओं को, हमारी श्रद्धा को, हमारे धार्मिक स्थानों को, तीर्थों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं। और हम तो यहीं से माँ गंगा का रोज 200 क्यूसेक से ज्यादा पानी यहाँ से जा रहा है और आपके सामने से जा रहा है, बाहर से जा रहा है। सर, पहले ममता बनर्जी, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान पर आया है। देखिए, जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाते रहे हैं, पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखा है किस प्रकार का अत्याचार वहां पर हो रहा है, गरीबों पर, महिलाओं पर, हर प्रकार के लोगों को वहां उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। तो कुंभ की सफलता इनको पच नहीं रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वहां पर बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा लोगों का स्नान भी हो रहा है, अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की पूरी टीमें वहाँ लगी हुई है, सफाई व्यवस्था भी अच्छी है। मैं 2 दिन वहाँ रहा हूँ, मैंने स्वयं देखा है। इसलिए केवल और केवल जो इनका शुरू से एक एजेंडा रहा है कि हमारे धार्मिक स्थलों को, हमारी धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना, उनको नुकसान पहुंचाना, उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं।
हरिद्वार में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद अब लोग सभी सोच में पड़े हैं कि आखिर महिला ने ऐसा क्यों किया है। मामला हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है। घटना शिवालिक नगर के मकान नंबर H113 की है, जहां सूचना मिलते ही एएसपी सदर और रानीपुर कोतवाली प्रभारी पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। मोबाइल फोरेंसिक टीम भी जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची हुई है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अब देखिए, ये तो फॉरेंसिक जो टीम आई है, पुलिस आई है, वही बता सकती है कि हत्या है कि आत्महत्या है। हमें फर्स्ट दृष्टि में सबसे पहले पता लगा सुबह सुबह, जो इनके यहाँ मेड है वो हमारे पड़ोसी मिश्रा जी हैं, उनके यहाँ आई। वो आए, बताया कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। तो भाई हमने पूछा क्या हुआ है, तो इन्होंने कहा कि जैसे कि हमने खिड़की से झाँका तो लटकी हुई हैं जो यहाँ महिला रहती थी। तो उसके बाद पुलिस को फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई, उसके बाद पूरी टीम आई। उसके बाद हमने अंदर जाके, अंकल जी और हमने सबने देखा अंदर जाके कि वो लटकी हुई हैं। कि मोहल्ले में किसी के साथ कोई संबंध रखते थे या नहीं रखते थे, फिलहाल हमें तो नहीं मालूम, इसलिए ज़्यादा इनका पता नहीं है। हाँ, लेकिन लोग परेशान रहते थे इनकी एक्टिविटीज से, जो लड़का है, जो हस्बैंड है, जो एक्सपायर हुई है उसके। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर बर्फ के चलते आईटीबीपी के जवानों से भरा ट्रक जो है वो फिसल गया है। गनीमत ये रही कि वाहन बिजली पोल की वजह से अटक गया और जवानों की जान बच गई, लेकिन वाहन गिरने के चलते 3 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे कई पर्यटकों और यात्री मार्ग में ही फंसे रहे। इस दौरान कड़ाके की ठंड में लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। चंपावत में जेजेएम योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और यही वजह है कि महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी जमकर फटकारा। इस रिपोर्ट में देखिए। जल जीवन मिशन में फिर भ्रष्टाचार, महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन। हमारी मांगे पूरी करो, आज करो, अभी करो। चंपावत जिले में जल जीवन मिशन योजना में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आते जा रहे हैं। वहीं लोहाघाट की कोलीढेक ग्राम सभा के देवखुरा तोक के लिए बन रही जेजेएम योजना में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शुक्रवार को पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि गिरीश ढेक के नेतृत्व में देवखुरा तोक की अनुसूचित जाति की महिलाओं ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में विरोध प्रदर्शन किया और सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जाँच की मांग की। ये चौथी बार आ गए हैं, आपको पता ही है। और क्या कहते हैं, हम मतलब हमारे यहाँ मतलब हमने मीटिंग में यही कहा कि मतलब जो हमारे यहाँ नल लगे हैं हमें उसमें पानी चाहिए। जो अब हमारे यहाँ 2 बाल्टी हमें पुराने नलों में पानी दे रहे थे, अब हमें वो भी नहीं दे रहे हैं। तो वही हमें पानी की तो मांग हुई, हमें वही चाहिए, पानी चाहिए। जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ का पानी कहीं और गाँव में देंगे तो जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए ना उसकी। हमें दिक्कत यही आ रही है कि जो हमारे यहाँ घर घर नल, घर घर जल के लिए पानी आया था, वो पानी मतलब बिना सर्वे का पाइपलाइन फैला के और उस पानी को दूसरी जगह के लिए ट्रांसफर कर दिया। और हम बोल रहे हैं जो लाइन खोदी है हमारे लिए, घर घर जल नल के लिए जो 2 इंच की लाइन लगाई है, उस लाइन को खोद रहे हैं। हमने बोला कि इसको क्यों खोद रहे हैं। उनका कहना है कि जल संस्थान के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, पैप नहीं है, जो लाइन अधूरी है वहाँ की पूरी करना है। हमारा कहना यह है जो लाइन हमारे लिए कोलीढेक के हरजम के लिए आई थी, उस लाइन को उखाड़ के, पैपों को उखाड़ के दूसरी लाइन के लिए क्यों लगाया गया है, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। ठेकेदार के साथ मिली भगत का आरोप। 3 साल पहले लगा नल, नहीं मिल रहा जल। 3 साल से परेशान हैं गांव की महिलाएं। गिरीश ढेक और महिलाओं ने जल जीवन के अधिकारियों पर ठेकेदार के साथ मिली भगत का आरोप लगाया और कहा कि मिली भगत की वजह से योजनाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल निगम में 3 साल पहले घर घर नल तो लगा दिया, लेकिन आज तक उसमें पानी नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप हमारी समस्याओं को
आप भी रोजी रख रहे हैं, ये बेचारे भी अपना काम धाम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के भी रोजी पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसमें अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, कोलीढेक ग्राम सभा नगर से लगी हुई ग्राम सभा है। यहाँ पर पूर्व में 40 साल पहले से एक बड़ी योजना होती थी, जो 2 ग्राम सभाओं को, कोलीढेक और बंदेला ढेक को, जिससे पानी मिलता था। आज उसका वर्चस्व ही खत्म हो गया है। उसके अलावा जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, हर घर जल हर घर नल, लेकिन कोलीढेक में तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, पूर्व में 4-5 साल पहले ये योजना शुरू जरूर हुई, लेकिन आतिथि तक भी वो पूर्ण नहीं हो पाई है। वर्तमान में आलम यह है कि योजना बनी कहीं और के लिए थी, अब आज की डेट में उस योजना को कहीं और के लिए ही बना दिया गया है। उस योजना को जहाँ पहुँचना था वहाँ तक वो पहुँची ही नहीं। एसडीएम को 2 बार दिया गया ज्ञापन, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण। सीएम धामी से जांच कराने की है मांग। आरोप है कि जल निगम ने उनकी योजना में दूसरी ग्राम सभा को जोड़कर सरकारी धन का गबन किया है। महिलाओं ने कहा कि पूर्व में 2 बार एसडीएम लोहाघाट को ज्ञापन दिया गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जल निगम के अधिकारी खामोश बैठे हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और डीएम चंपावत से योजना की तत्काल जांच कराने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उसका डीपीआर चेंज करके, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देखने को आ रहा है मेरे सामने में। जैसा कि कल मैं देख रहा था, मेरे पे इन महिलाओं ने ही बताया कि यहाँ पर जो पुराने पाइप भी बिछाए गए थे, उनको खोदने के लिए वहाँ पर उनको निकालने की भी कार्रवाई यहाँ पर गतिमान है। ठेकेदार के द्वारा वहाँ पर ये सब चीज़ किया जा रहा है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि कोलीढेक, जैसे कि आपको पता ही है, नगर से लगी ग्राम सभा है, यहाँ पर कोली झील नाम से एक वो भी बना है, लेकिन कोलीढेक के लोग आज पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये तोग जो आपके पास बार बार आ रहा है, ये ऐसी वर्ग से बिलोंग करता है। समस्या ये है कि ये न नदी में जा सकते हैं, न इनके पास पानी के कोई पुराने स्रोत हैं। ये लोग नदी में जाते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि आस्था का केंद्र है, एक बाबा रहते हैं, उनने इन लोगों को पानी लेने के लिए मना कर दिया। आज इनके घरों का आलम यह है कि इनकी गाय बच्चियाँ, इनके बच्चे स्वयं ये बेचारे इतना मजबूर हो गए हैं कि मुझे भी रोना आ रहा है, क्योंकि मैं इनका जनप्रतिनिधि भी हूँ। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरी मैडम है। मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि आप लोग संज्ञान लीजिए। नगर से लगी ग्राम सभाओं की आज ये आलम ये है। अभी देखिए, गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और ये आलम है कि हमारे घरों में आज, इनके घरों में स्वयं मैं भी उसी तोक में रहता हूँ, पानी का एक बूंद नहीं टपक रही है। झील किनारे गांव फिर भी समस्या, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। अब उग्र आंदोलन की है चेतावनी। गुस्साए ग्रामीणों ने कहा कि झील के किनारे रहने के बावजूद बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जल जीवन मिशन योजना को जल निगम के अधिकारियों ने पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। चंपावत जिले में योजना का माहौल बनाकर रख दिया गया है। विभाग की मिलीभगत के बगैर ये चीज़ हो ही नहीं सकता। जो योजना 2020 में शुरू हुई, वो 2022-23 में तब भी पूरी हो जानी चाहिए। आतिथि तक भी वो पूरी नहीं हुई है। आज जानने में मेरा जितना मैंने पता किया है, 10 लाख रुपए और किसी मत से उसको वो करके उस योजना को कोलीढेक, जहाँ स्टॉक टैंक में जाना था, जिससे दोनों ग्राम सभाएं कोलीढेक और बंदेला ढेक को पानी मिलना था, वहाँ न जाकर उसको आज एक नीचे बाजूमड़ी जगह पड़ती है, वहाँ से इसको अलग जगह के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। चौड़ा ढेक में उसका स्टॉक टैंक बन रहा है, उससे ठीक है, अच्छी बात है, चौड़ा ढेक और मेदी ढेक को पानी मिलेगा, लेकिन कोली ढेक के साथ यहाँ पर अन्याय हुआ है। उस योजना को अगर चौड़ा ढेक के लिए ही बननी थी तो उसको मूल स्रोत से, एक स्रोत से लाया जाता और उसको वहाँ के लिए ट्रांसफर किया जाता, उसमें हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो योजना कोली ढेक और बंदेला ढेक के लिए बनी थी, आज उसको सिर्फ चौड़ा ढेक और मेदी ढेक के लिए बना दिया गया है। इसमें विभाग की मिलीभगत है। मैं चाहूँगा कि इसमें जाँच हो और इस जाँच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। प्रदर्शन करने में रेखा देवी, महेश्वरी देवी, ईश्वरी देवी, आशा देवी, दीपा देवी, सरपंच गोपाल सिंह, माया देवी, मनोहरी, आशा कराय, ममता मोनी, महेश फर्त्याल, नरेश सिंह महारा, मोहन राम, अंकिता समेत कई महिलाएं मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। आज करो, अभी करो। उत्तराखंड सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष के नेता इस बजट से खुश हैं, तो वहीं विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है। मुन्ना सिंह चौहान, जो कि विधायक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यह बजट आम लोगों के लिए काफी खास है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट राज्य का क्योंकि पेश हो चुका है, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं? सर, क्या कहेंगे, कैसा बजट रहा उत्तराखंड का? बहुत अच्छा बजट है, लोकहितकारी है, सभी वर्गों की चिंता की गई है, विकास को गति देने वाला है और
अप्रत्याशित इस रूप में है कि 1 लाख से ऊपर का आकार है बजट का, और संसाधनों का बहुत बेहतर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी इन बजट प्रस्ताव में झलकती है। और जो कोर एरियाज है उत्तराखंड के विकास के, पर्यटन, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सर्विस सेक्टर का और विस्तार करने का, जो हमारा टैक्सेशन का दायरा है उसको बिना अतिरिक्त भार डाले हुए एक्टिविटीज़ को बढ़ा करके उसी से हमारा टैक्सेशन का दायरा बढ़ेगा। और जिसे कहना चाहिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए उसके लिए उसके अंदर इंतजाम हैं। तमाम सारी रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में बहुत बेहतर तरीके से काम किया गया। एक ख़ास बात जिसको मैं जोर दे करके कहूँगा, हम बार बार कहते आए हैं इस प्रदेश के अंदर हम लोग कई चीज़ों की बात करते हैं, ग्रीन बोनस की बात करते हैं, ये कहते हैं हमारा इतना वन क्षेत्र है वगैरह वगैरह, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में जिसे कहना चाहिए ना, बहुत एक कोई रणनीति बनाने का कभी कोई काम नहीं हुआ। इस बार पहली बार है जब हम लोगों ने जब हम जीडीपी की कंप्यूटिंग करते हैं तो हमने ग्रीन जीडीपी के बारे में भी सोचा है। जो एनवायरमेंटल सर्विसेज हमारी उसका उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है उसकी भी हम कंप्यूटिंग करें। और आज के ज़माने में जैसे पूरे दुनिया में हो रहा है कि जो हमारा हम कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट के ऊपर हमारा काम क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल ने बाकायदा इसके ऊपर एक स्टडी दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि लगभग उत्तराखंड राज्य की जो एनवायरमेंटल सर्विसेज है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ये बाकायदा हम लोग ग्रीन जीडीपी की तरफ हम अपनी जीडीपी के आंकलन को ले जा रहे हैं। उसी दिशा में हम काम भी करेंगे। जैसे एक काम किया गया, कहने को आदमी को लग सकता है छोटी बात है, लेकिन जिसको समझ नहीं होगी वो ऐसा कहेगा क्या कि धीरे धीरे जो स्प्रिंग्स थे, जल स्रोत थे, वो सूखते जाते थे और उससे बहुत सारी जगह गांवों को पलायन की स्थिति तक आती थी। और पलायन ना भी हो तो हम सब समझते हैं कि जल है तो जीवन है, पानी नहीं है तो सब चीज़ें धरी रह गई। ठीक है, और ये कोई दुनिया में मैं अनोखी बात नहीं बता रहा हूँ। हमारे सामने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन का उदाहरण है ना, कि वहाँ की पेयजल की क्राइसिस आई तो राशन की लाइन की तरीके से राशनिंग होने लग गई पीने के पानी की। तो पीने का पानी एक गंभीर संकट है। कहते हैं हम जरूर है पानी और जवानी, लेकिन पानी एक गंभीर संकट है। जो ग्रेविटी के सोर्स है वो सूखते जा रहे हैं। तो इस बजट के अंदर बाकायदा स्प्रिंग एंड रिवर रिजुमिनेशन अथॉरिटी, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुमिनेशन अथॉरिटी की बाकायदा व्यवस्था की घोषणा की गई है। उसके लिए बजट का इंतजाम किया गया है ताकि जो जल स्रोत है, जो नदी नाले हैं, नौले हैं, उसको जिंदा रखा जा सके। ये रहेंगे तभी पर्यटन चलेगा, ये रहेंगे तभी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री चलेगी, ये रहेगा तो तभी खेतीबाड़ी चलेगी, ये रहेगा तो तभी पशुपालन हो पाएगा। तो इस प्रकार से हर चीज़ को ध्यान दिया गया है। तो लिहाजा और तमाम सारी जो वेलफेयर जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, जैसे आप कहते हैं वृद्धजनों की पेंशन है, किसान पेंशन है, गौरा कन्या धन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, प्रसूति माताओं को देखने का है, मुख्यमंत्री लक्ष्मी किट योजना है जिसमें गरीब माता पिताओं को अपने बच्चे को देखभाल के लिए एक बाकायदा एक पूरा एक किट देते हम बना करके। इन तमाम सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और पूर्व की बीजेपी की सरकार द्वारा जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना वगैरह वगैरह तमाम सारे, उस सब चीज़ों के लिए पैसे का इंतजाम इस बजट के अंदर किया गया। अच्छा सर, आपकी सरकार भू कानून जैसे कि लेकर के आई है और जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी भी मिली है, क्या लग रहा है आपको, क्या कितना कारगर भू कानून ये रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही पहले भी
भू कानून लेकर के आई थी। उसमें बहुत सारी मतलब जो लोगों की अपेक्षा थी उस अपेक्षा को उसने पूरा नहीं किया। काफ़ी हद तक उसने सर्व भी किया पर्पज़, काफ़ी हद तक सर्व नहीं किया। तो जो कमियां रह गई थी उसको फिर निरंतर उत्तराखंड के जनमानस की ये बहुत प्रचंड मांग थी कि सख्त भू कानून बने, जिससे यहाँ के विशेष रूप से पहाड़ों में या सभी जगह जो ज़मीनें हैं उसका बेतासा जिस तरीके से उसको खरीदा बेचा जा रहा है, खुर्द बुर्द हो रही है, जिस प्रकार से लोग भूमिहीन होते जा रहे हैं, जिस प्रकार से भू माफिया सक्रिय है, जिस प्रकार से प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है लैंड बैंक तैयार कर रहे हैं, वो उत्तराखंड की मौलिकता के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही थी। यहाँ की मौलिक संस्कृति, यहाँ का मौलिक जीवन, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के जीवन शैली, यहाँ का जीवन यापन, यहाँ का पशुपालन और यहाँ को अपने लोगों को अपने जड़ों से जुड़ा रहना, इन तमाम सारी चीज़ों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। इसलिए उत्तराखंड के जनमानस के इस अपेक्षा और आकांक्षा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार ने एक सख्त भू कानून, जो कि केवल ऐसा नहीं था कि कोई ओवरनाइट कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग थी कि साहब हमें लाना है, नो, बाकायदा सुभाष कुमार साहब जो चीफ सेक्रेटरी रहे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसमें स्टेक होल्डर्स के भी प्रतिनिधि थे। उसने बाकायदा एक स्टडी रिपोर्ट सबमिट की, उसको बाकायदा शासन में एक हाई पावर कमेटी ने स्टडी किया और फिर कैबिनेट ने उस पर विचार करके एक बिल की शक्ल उसको दी और उसको इंट्रोड्यूस करने का हाउस के अंदर किया। सर, हाल फिलहाल में यूसीसी को लेकर के बड़ा बवाल किया है विपक्षी दलों ने, किस रूप में आप उसको देखते भी हैं? क्या कहेंगे सर, क्या वाकई यूसीसी में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको संशोधित करने की जरूरत है? कुछ कारण केवल राजनीतिक है, कुछ बातें केवल बोलने के लिए बोली जा रही है, कुछ बातें शायद कानून का अध्ययन नहीं किया इसलिए कह रहे, अनजान है, और कुछ चीजें ऐसी है जो शायद या तो जान करके भी अनजान बन रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, यह सच बात है कि भारत के अंदर गांवों शहरों प्रचंड बहुमत इस बात का है जो ये मानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाता। प्रचंड बहुमत देशव्यापी, किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं, केवल उत्तराखंड में ही नहीं, हिमाचल में ही नहीं, देशव्यापी प्रचंड बहुमत इस बात के लिए है कि लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता, भारतीय जीवन शैली से मेल नहीं खाता। ठीक है, उसके बावजूद भी तमाम सारे केसेस में एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारे जजमेंट्स दिए और उसमें एक कह दिया कि नो, ये फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी उसके अगेंस्ट है, इसको रोकना। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक प्रकार से लीगलाइज कर दिया। अब मैं सवाल पूछता हूं कानून के जानकार लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट का जब कोई आदेश होता है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश इज लॉ ऑफ द लैंड, उसका वही स्टेटस होता है जो कानून का होता है, इट बिकम्स अ लॉ। तो हमारे पास विकल्प क्या है? देश के कानून को तो हम नहीं बदल सकते ना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो हम ओवर रूल नहीं कर सकते। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने, सुप्रीम कोर्ट ने जो लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज किया, लेकिन देश में अभी किसी भी राज्य के पास लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, ना भारत सरकार, ना भारत के स्तर पर, ना देश के किसी राज्य के स्तर पर लीगल फ्रेमवर्क किसी दूसरे राज्य में नहीं है। उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जिसने यूसीसी के जरिए लिव इन रिलेशनशिप को के लिए भी बाकायदा लीगल फ्रेमवर्क बनाने का काम किया। उससे जो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे जोड़े, वो कम से कम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। कोई दूसरी श्रद्धा नहीं होगी जिसके टुकड़े काट करके फ्रिज में रख दिए, कोई अफदाप नहीं होगा जो ये घिनौना कृत्य करके बच के निकल जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो कम से कम एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। उनके इस रिलेशनशिप के परिणाम स्वरूप यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अधिकार
सुरक्षित होंगे। कल के रोज उसको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। चलते चलते बस एक सवाल ये भी ले लेते हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर का लगातार लंबे समय से विरोध चलता नजर आ रहा है। पक्ष कह रहा है बहुत अच्छा है, विपक्ष कह रहा है कि साहब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा किसी को कहने की जरूरत नहीं है। यदि स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर होता तो मुन्ना सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का विधायक होते हुए भी आपके कैमरे के सामने उसका विरोध करके कह रहा होता ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो आम जन का रहना सहना है वो इस संभव नहीं है कि जैसे ही उसका चार्ज खत्म हो वैसे बिजली पानी काट दिया जाए। लेकिन वो प्रीपेड मीटर है नहीं, वो पोस्टपेड है। तो भाई बाकी तो जब हम स्मार्ट कार में घूमना पसंद करते हैं, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना चाहते हैं, स्मार्ट लिफ्ट चाहते हैं, स्मार्ट व्यवस्थाएं चाहते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज चाहते हैं, हमें ऑनलाइन डिलीवरी चाहिए तमाम सारी चीज़ों की, तो स्मार्ट मीटर क्यों नहीं हो? हाँ, स्मार्ट मीटर में यदि कोई तकनीकी खामी आएगी, क्यों गलत रीडिंग रिकॉर्ड करेगा, तो जब नजर में आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।